लास्ट में जो टॉपिक पढ़ा था वो था मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। दो फॉर्म में देखा था, एक तो हमने कहा था हीट और दूसरा जो था वो था वर्क। ठीक है, हीट का जो सिंबल होता है उसको हमने बोला था Q और वर्क का जो सिंबल रहेगा वो रहेगा W। ठीक है, एक को बोला था हमने इट इज डिसऑर्डर फॉर्म और दूसरे को हमने बोला था ऑर्डर फॉर्म। क्यों बोला था उसका रीजन मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए टेक्स्ट बुक और कॉपी क्लोज कर दो। ये जो हीट है, ये हीट अलग अलग कंडीशन में हम लोग फाइंड करते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हीट का चेंज जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे फाइंड करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे QP। QP स्टैंड फॉर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा रहेगा हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों में से नॉर्मली हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो सभी जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो नियरली सेम होता है और इसीलिए QP जो होता है ये QP से ज्यादा कॉमन है। हीट या तो एब्सॉर्ब करेगा या तो हीट इमिट करेगा। तो तीन पॉसिबिलिटी है, Q का वैल्यू 0 रहेगा, Q का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, Q का वैल्यू नेगेटिव रहेगा। Q का वैल्यू 0 है मतलब हम A से B तक चले गए और A से B तक जाने के बाद क्या किया, हमने इनिशियल हीट मेजर किया और हमने फाइनल हीट मेजर किया और दोनों में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पे जो Q का वैल्यू रहेगा वो 0 रहेगा। Q का हीट कम था और सॉरी A का हीट कम था और B का हीट ज्यादा है, तो A से B तक जाने के टाइम पे हमने हीट को क्या किया, एब्सॉर्ब किया, तो वहां पे जो Q रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। तीसरा कंडीशन, इफ A और B दोनों का हीट देखते हैं तो A से B तक जाने के टाइम पे A ने हीट को एमिट किया तो वहां पे जो Q रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। जब वर्क की बात आती है तो वर्क दो तरीके का होता है, एक होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा बाय द सिस्टम। ठीक है, इनमें से वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है वो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और वर्क डन बाय द सिस्टम जो रहेगा वो फिजिक्स में आएगा। ठीक है, एक रहेगा केमिस्ट्री का, दूसरा रहेगा फिजिक्स में। जब हम वर्क डन फाइंड करते हैं तो वर्क डन का नॉर्मल फॉर्मूला है वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या रहेगा, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हमको दो अलग अलग टाइप के वर्क पढ़ने हैं, दो अलग अलग टाइप के प्रोसेस पढ़े थे लास्ट में, एक था रिवर्सिबल, दूसरा था इरिवर्सिबल। दोनों के बीच में डिफरेंस बताया था। एक जो प्रोसेस है वो इनफाइनाइट स्टेट में होता है, दूसरा वाला फाइनाइट में होता है। एक को टाइम इनफाइनाइट लगता है, दूसरे को टाइम फाइनाइट लगता है। और एक प्रोसेस जो होता है जिसमें हमेशा इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इक्विलिब्रियम में होता है और दूसरे में इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर ओनली इनिशियल और फाइनल स्टेज पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। यहाँ पे हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर का जो एरिया है इस एरिया को हम बोलेंगे कैपिटल A। तो कैपिटल A इज द एरिया ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे हमने एक मूविंग पिस्टन को रखा है और ये पिस्टन जो रहेगा वो फ्रिक्शनलेस है। इनिशियल वॉल्यूम को लिखते हैं V1। इनसाइड में गैस प्रेजेंट है और इस गैस को हम कहेंगे आइडियल गैस और जिस गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं उस गैस के लिए हम सभी के सभी गैसियस लॉ यूज कर सकते हैं इंक्लूडिंग Pv इक्वल्स टू nRT। ये जो गैस है तो इसके जो गैसियस पार्टिकल है ये रैंडम मोशन में रहेंगे और यहाँ पे प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे। इस प्रेशर को बोलेंगे प्रेशर ऑफ गैस। इसको इंटरनल प्रेशर भी कहा जाता है या तो इसको अपोजिंग फोर्स भी कहा जाता है। इंटरनल प्रेशर क्यों बोला, क्योंकि ये सिलेंडर के इनसाइड में प्रेजेंट है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटरनल प्रेशर। यहाँ से हम जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर या फिर इसको बोलेंगे प्रेशर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, अदरवाइज इसको बोलेंगे ड्राइविंग फोर्स। सही है, इस प्रकार से। अब क्या किया मैंने, एट अ टाइम 100 सैंड के पार्टिकल रख दिए तो क्या होगा,
ये पिस्टन जो रहेगा वो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा V2। तो ये जो पिस्टन है इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ कहां से कहां तक, V1 से V2 तक। तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम शो करते हैं L से। तो L है ये हमको दिखाता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा रहेगा उतना ही L का वैल्यू ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो चेंज रहेगा इसको मैं बोलूंगा डेल्टा V2। क्या बोलूंगा, डेल्टा V। यहाँ पे डेल्टा V इक्वल्स टू लिखता हूं मैं A इंटू L। क्या लिखता हूं, A इंटू L। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है मल्टीप्लाइड बाय उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा वो क्या बन जाएगा, डेल्टा V बनेगा। ठीक है, तो डेल्टा V का वैल्यू ये रहेगा। अब इफ मुझे यहाँ पे प्रेशर फाइंड करना है तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अब केमिस्ट्री में जो वर्क पढ़ते हैं वो कौन सा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये जो प्रेशर काउंट करना है वो प्रेशर किसका होगा, सिस्टम का या सराउंडिंग का। वर्क डन कौन कर रहा है, सराउंडिंग कर रहा है ना। तो कितना वर्क होगा ये डिपेंड किसके ऊपर रहेगा, कि सराउंडिंग का प्रेशर कितना है। तो यहाँ पे हम जो प्रेशर की बात करते हैं वो सिस्टम का प्रेशर नहीं होगा, वो सराउंडिंग का प्रेशर होना चाहिए। तो मैं इसको इंटरनल प्रेशर बोलूं या एक्सटर्नल, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ P एक्सटर्नल। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे फोर्स फाइंड करना है तो फोर्स रहेगा P एक्सटर्नल इंटू एरिया। क्या रहेगा, P एक्सटर्नल इंटू एरिया। ठीक है, अब जब हम वर्क डन फाइंड करते हैं तो जब प्रोसेस के दो तरीके हैं, एक है रिवर्सिबल और दूसरा इररिवर्सिबल। वैसे ही जब वर्क डन फाइंड करते हैं तो वर्क डन भी दो तरीके का फाइंड करते हैं, एक होता है रिवर्सिबल वर्क डन और दूसरा रहेगा इररिवर्सिबल। पहले हम लोग इररिवर्सिबल वर्क डन के बारे में पढ़ेंगे। क्या फर्क होता है इररिवर्सिबल और रिवर्सिबल में। रिवर्सिबल में हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, इररिवर्सिबल में हमेशा इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। रिवर्सिबल में अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स हमेशा इक्वल के नियर अबाउट सेम होते हैं, लेकिन इररिवर्सिबल में ऐसा नहीं होता है। तो वर्क डन फाइंड करना है तो वर्क डन का फॉर्मूला है क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देयरफॉर वर्क इक्वल्स टू फोर्स कितना है, P एक्सटर्नल इनटू A। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं P एक्सटर्नल इनटू A इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो कितना था L। Therefore W equals to P external into delta V। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, वर्क इक्वल्स टू P एक्सटर्नल into डेल्टा V। अब यहाँ पे हम लोग डेल्टा V का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो डेल्टा V का फॉर्मूला है V फाइनल माइनस V इनिशियल। इसमें V फाइनल कौन सा है, V2 माइनस V इनिशियल क्या है, V1। ठीक है, अब इसमें V1 और V2 दोनों के वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो कौन सा वैल्यू बड़ा है, V1 और V2 में से V1 का वैल्यू बड़ा है और V2 का वैल्यू छोटा है। तो इसमें हम लिखेंगे कि V1 का वैल्यू बड़ा है और V2 का वैल्यू छोटा है। तो डेल्टा V का वैल्यू पॉजिटिव आएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे जो डेल्टा V का वैल्यू रहेगा ये कैसा आएगा, नेगेटिव। इफ ये डेल्टा V का वैल्यू नेगेटिव है तो ये नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव, तो W जो रहेगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव। लेकिन वर्क डन जो होता है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे वेलोसिटी का मतलब स्पीड जो रहेगा वो नेगेटिव नहीं होता है, वैसे हम यहाँ पे वर्क को कभी नेगेटिव में कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन आप जब भी वर्क डन ऑन द सिस्टम देखोगे तो V1 और V2 में से V1 हमेशा बड़ा रहेगा, V2 हमेशा ही छोटा रहेगा। और जब ऐसा होगा तब डेल्टा V का वैल्यू जो रहेगा वो क्या आएगा, नेगेटिव।
और डेल्टा वी का वैल्यू नेगेटिव रहेगा तो आपका आने वाला वर्क जो रहेगा वो भी कैसा रहेगा, नेगेटिव। लेकिन वर्क डन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। उस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन को यूज करते हैं। तो केमिस्ट्री में इरिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला बनता है वर्क इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी, क्योंकि हम वर्क डन ऑन द सिस्टम पढ़ते हैं। इफ वर्क डन बाय द सिस्टम पढ़ते हैं तो V1 से ज्यादा V2 रहेगा, तो डेल्टा V का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव वर्क जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, और इसीलिए वहां पे हमको नेगेटिव साइन को यूज नहीं करना होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन को हमने इसलिए यूज किया क्योंकि आने वाला जो वर्क डन है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला रहेगा वर्क डन फाइंड करने का। ये कौन सा वर्क डन है? रिवर्सिबल। अब ये जो वर्क डन है केस 1, ये तो फर्स्ट है, ये वर्क डन मुझे फाइंड करना है एट कांस्टेंट प्रेशर या तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो वर्क डन कितना रहेगा? P एक्सटर्नल कांस्टेंट है, तो P एक्सटर्नल का वैल्यू 0 है या डेल्टा P 0 है? P एक्सटर्नल 0 नहीं है, तो यहाँ पे जो वर्क रहेगा वो रहेगा माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। सेकंड कंडीशन, ये मुझे वैक्यूम में ढूंढना है, तो वैक्यूम में क्या होगा? मतलब ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर को हमने वैक्यूम में रख दिया, तो कंटेनर को वैक्यूम में रखा तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना हो जाएगा? 0। तो एक्सटर्नल प्रेशर का वैल्यू बन जाएगा 0, और जब ये वैल्यू 0 रहेगा तो होल वैल्यू विल बी 0। तो यहाँ पे वर्क जो रहेगा वो कितना रहेगा? 0। सही है, तो वर्क हमको वैक्यूम में ढूंढना है तो वो हमेशा 0 ही रहेगा। तीसरी कंडीशन, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा? V is not equals to 0 but delta V equals to 0। तो ये वैल्यू 0 है, तो होल वैल्यू विल बी 0, तो वर्क जो रहेगा वो कितना रहेगा? 0। तो इफ हमको इरिवर्सिबल प्रोसेस में देखना है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे वर्क रहेगा माइनस P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V, वैक्यूम में रहेगा 0 और कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी कितना रहेगा? 0। तो ये जो डेरिवेशन रहेगा वो इरिवर्सिबल के लिए, कौन से प्रोसेस के लिए? एक बार देख लो, लिखना नहीं है, देखना है। क्या मैं यहाँ पे P एक्सटर्नल की जगह P इंटरनल लिख सकता हूँ? इरिवर्सिबल में हमेशा इक्विलिब्रियम में नहीं होता है, ये वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसका मतलब P इंटरनल और P एक्सटर्नल दोनों सेम रहेंगे, और जब दोनों सेम रहेंगे तब जाके हम यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? P इंटरनल। हमने यहाँ पे P इंटरनल इसलिए नहीं लिखा, देखो P एक्सटर्नल क्यों लिखा? क्योंकि हमको वर्क डन ऑन द सिस्टम देखना है। फिर भी हम यहाँ पे P एक्सटर्नल की जगह P इंटरनल नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं होता है इन बिटवीन, और इसीलिए यहाँ पे ओनली P एक्सटर्नल ही रहेगा, इंटरनल नहीं होगा। इंटरनल होगा तो गैस को इंक्लूड करेंगे। तीन या 4 मार्क में डेरिवेशन आता है, वहां से लेकर ये आधा और इसके बाद वाला आपने ब्लूप्रिंट तो देखा ही होगा। ठीक है, अब केस 2, अब देखते हैं रिवर्सिबल के लिए। किसके लिए? रिवर्सिबल। बेसिक फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, कौन सा? W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V। इसमें लिखते हैं W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इनटू dV। क्यों? डिफरेंस में लिख के दिया था, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों में फर्क क्या होता है। तो यहाँ पे जो चेंज होता है वो कैसा होता है? बहुत छोटा होता है, और इसीलिए हम यहाँ पे डेल्टा V की जगह क्या लिखेंगे? dV। ठीक है, नेक्स्ट थिंग,
W इक्वल्स टू माइनस P इंटरनल इंटू dV। रिवर्सिबल है, हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है, हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। आप जहां पे भी चेक करोगे वहां पे इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे, दोनों सेम रहेंगे। तो आप एक्सटर्नल प्रेशर की जगह इंटरनल प्रेशर को यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये हमेशा इक्विलिब्रियम में नहीं होता है, यहाँ पे हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है। यहाँ पे आइडियल गैस को यूज करने की जरूरत नहीं है, आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रेशर इस आइडियल गैस का नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो इंटरनल प्रेशर है ये आइडियल गैस का है, तो आप यहाँ पे आइडियल गैस के इक्वेशन को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो रिवर्सिबल वर्क डन जो होता है वो n नंबर ऑफ स्टेप में होता है, और जब n नंबर ऑफ स्टेप का हम एक साथ कैलकुलेट करेंगे वर्क डन, दो बातें आती है, एक आता है डिफरेंशिएट करना और दूसरा आता है इंटीग्रेट करना। डिफरेंशिएट का मतलब होता है बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना, और इंटीग्रेट का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट को कंबाइन करना। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, वर्क डन जो होता है वो छोटे छोटे पार्ट में होता है। अब वो इतना ज्यादा छोटा होता है कि उसको इंडिविजुअली फाइंड करना डिफिकल्ट होता है, और उसका वैल्यू भी बहुत कम होता है, और इसीलिए हम उसको एक साथ फाइंड करेंगे, और एक साथ फाइंड करने के लिए उसका इंटीग्रेशन करना होता है। तो हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इक्वेशन बनेगा W इक्वल्स टू माइनस P इंटरनल, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और dV। जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको लिमिट होता है कि आप कहां से कहां तक को जोड़ने वाले हो। तो V1 से लेकर V2 तक, तो यहाँ पे जो लिमिट रहेगा वो रहेगा V1 से लेकर V2 तक। अब ये जो P इंटरनल है, मैं इसको P गैस कंसीडर कर सकता हूँ। और इफ ये P गैस जो है, प्रेशर ऑफ गैस, ये आइडियल गैस है, तो मैं यहाँ पे आइडियल गैस का इक्वेशन यूज करता हूँ, दैट इज PV इक्वल्स टू nRT। लेकिन मुझे बात फिलहाल यहाँ पे प्रेशर की करनी है, तो दैट इज P इक्वल्स टू nRT अपॉन V। और इस इक्वेशन को, इस प्रेशर को मैं यहाँ पुट करता हूँ, देयरफॉर वर्क इक्वल्स टू माइनस V1 से लेकर V2 nRT dV अपॉन V। nRT को मैं कांस्टेंट बाहर निकालता हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा W इक्वल्स टू माइनस nRT इंटीग्रेशन ऑफ V1 से लेकर V2 तक dV अपॉन V। और जब dV अपॉन V का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो ये बन जाता है W इक्वल्स टू माइनस 2.303 ln V2 अपॉन V1। ठीक है, ये मैथमेटिकल टर्म है। तो इफ हम dV अपॉन V का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो इंटीग्रेशन होता है ln V2 अपॉन V1। हम यहाँ पे P1 अपॉन P2 भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज P1 अपॉन P2 का मतलब होता है V2 अपॉन V1। हो गया। अब जब भी हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे, मतलब सपोज मैंने बोला है कि आपको वर्क डन फाइंड करना है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे nRT छूट गया। ठीक है, तो इसमें रहेगा nRT ln V2 अपॉन V1। ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम दे दिया, टेम्परेचर बता दिया, नंबर ऑफ मोल्स दे दिया, आपको वर्क डन फाइंड करना है। तो यहाँ पे ln का वैल्यू फाइंड करना डिफिकल्ट होता है। हम लॉग का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, लॉग के टेबल में देख के, और इसीलिए हम इस ln को लॉग में कन्वर्ट करेंगे। और ln को लॉग में कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से। किससे? 2.303 से। तो ये बन जाएगा W इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। तो ये फॉर्मूला रहेगा वर्क डन फाइंड करने के लिए। कौन सा वर्क डन? रिवर्सिबल। और ये फॉर्मूला रहेगा ये रिवर्सिबल वर्क डन फाइंड करने का। यहाँ पे V2 अपॉन V1 है, आप यहाँ पे P1 अपॉन P2 को भी यूज कर सकते हो। तो ये बन जाएगा W इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log P1 अपॉन P2। ठीक है,
तो दोनों वर्क डन आप फाइंड कर सकते हो, एक है इरिवर्सिबल और दूसरा रहेगा रिवर्सिबल। एक बार देख लो ये वाला, यहाँ से ये वाला देखो, लॉग का जो टेबल होता है हम वहां से वैल्यू देख सकते हैं। सपोज मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे log ऑफ 2 निकालना है, तो ये वैल्यू हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मतलब इक्वेशन आया था वो ln के हिसाब से आया था, ठीक है, ये सब मैथमेटिकल टर्म्स है। तो ln को हम लोग log में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि कैलकुलेशन करना इजी हो जाए। तो ln को log में कन्वर्ट करना है तो उसको हम लोग 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसीलिए हमने यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ln जो रहेगा वो log में कन्वर्ट हो गया। मतलब अब ln ऑफ 2 से अच्छा आप log ऑफ 2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एक बार देख लो, पहले लिखना नहीं है। ये मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन v जो आता है वो आता है ln v2 अपॉन v1, ये लिमिट से लेकर इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स। एक बार देख लो, पहले कुछ डाउट है तो पूछो, ना तो बाद में देखते हैं क्या करना है, मतलब इरेज करने की क्या करना है, इसलिए तो देखने के लिए बोला है। कंटिन्यू करो। एग्जाम में आएगा तो लिखना है। ये वाला नहीं, इस किसी प्रोसेस में हम लोग हीट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे हमने उस सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है। इसका मतलब हमने हीट जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे फाइंड किया। इफ ये प्रोसेस होने के टाइम पे प्रेशर कांस्टेंट है तो उसको बोलेंगे हम लोग हीट एट कांस्टेंट प्रेशर।
स्पीड बढ़ाओ जल्दी। जब भी हम लोग इसका न्यूमेरिकल मतलब सॉल्व करेंगे तो हमको हमेशा लॉग की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। आपको log 2 की वैल्यू याद है, log 2। ऐसा जरूर नहीं कि हमेशा एग्जाम में आपको log का वैल्यू गिवन ही हो, तो ऐसे टाइम पे आपको log का वैल्यू टेबल से देखते आना चाहिए। log के डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है, लेकिन केमिस्ट्री में जो आता है वो log बेस टू 10 आता है, तो हम हमेशा log बेस टू 10 का वैल्यू ही निकालेंगे। एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में कैलकुलेटर यूज करने की परमिशन है, और इसीलिए हम कैलकुलेटर को यूज करके भी किसी नंबर का log निकाल सकते हैं। अब log निकालने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। जिस नंबर का आपको log निकालना है, पहले उस नंबर को टाइप करेंगे, उसके बाद अब पहले तो लो क्या करना है, 13 टाइम्स रूट का बटन प्रेस करना है। जो डिजिट्स आएंगे स्क्रीन के ऊपर उसमें -1 कर देना है, और उसके बाद जो डिजिट आएंगे उसमें मल्टीप्लाइड बाय 3558 करना है। इतना करने से आपको जिस नंबर का log निकालना है उस नंबर का log निकल जाएगा। पहले सुन लो, आधा अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक है, समझ में आ गया। तो करना क्या है, जिस नंबर का आपको log निकालना है उस नंबर को टाइप करके 13 टाइम रूट बटन प्रेस करो, बाद में -1 और मल्टीप्लाइड बाय 3558। एग्जांपल के लिए if हमको 2 का log निकालना है तो 2 का log आता है 0.3010। इधर ध्यान दो पहले, ठीक है, बाद में क्या करना है बताता हूँ। और if हम पॉइंट देखो, 2 का log है 0.3010, log बेस टू 10 की बात कर रहा हूँ, लेकिन 0.3010 का एंटी लॉग निकालोगे, ये log है और ये एंटी लॉग है, ठीक है। if हमको 0.3010 का एंटी लॉग निकालना है तो उसका एंटी लॉग जो रहेगा वो 2 आएगा। एंटी लॉग निकालने का प्रोसेस रिवर्स है। ऐसे जिस नंबर का एंटी लॉग निकालना है उस नंबर को टाइप करो, डिवाइडेड बाय 3558 प्लस 1 इनटू इक्वल टू 13 टाइम्स। मतलब एक इनटू का बटन है, एक इक्वल टू का है, तो ये 13 टाइम और ये 13 टाइम ऐसा नहीं करना है, इनका पेयर 13 टाइम प्रेस करना है, 1 2 3 4 ऐसे। इससे आपको उसका एंटी लॉग मिल जाएगा, ठीक है। अब 2 का लॉग निकाल के देखो, 2 का लॉग, और आवाज बिल्कुल नहीं आना चाहिए, आंसर कितना आएगा मुझे पता है। ये आपके कन्वीनियंस के लिए आवाज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, 13 टाइम्स रूट -1 मल्टीप्लाइड बाय 3558, आंसर आएगा 0.3010। जो आंसर आया है उसका एंटीलॉग निकाल के देखो। एंटीलॉग निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 3558, उसी नंबर को 0.3010 को प्लस 1 13 टाइम्स इनटू इक्वल टू पेयर में दबाना है, मतलब ये 1 2 3 4 ऐसे कितने टाइम 13 टाइम। निकाल के देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आंसर 1.9999 समथिंग आएगा, ठीक है।
तो लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ मैं, लास्ट टाइम ठीक, बातें नहीं करनी है। ठीक है, लॉग के लिए 13 टाइम्स रूट -1 इंटू 3558। एंटी लॉग के लिए जिसका एंटी लॉग निकालना है उसको डिवाइड करेंगे 3558 से, उसमें +1 करेंगे और इंटू इक्वल टू को 13 टाइम प्रेस करेंगे। इससे आपको उस नंबर का एंटी लॉग मिल जाएगा। जरूरी इसलिए है कि इस चैप्टर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो भी लॉग निकालना होगा। नेक्स्ट वाला चैप्टर है इक्विलिब्रियम, वहां पे भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यह है लॉग और एंटी लॉग निकालने की ट्रिक, सिंपल। इनको इक्वल टू का पता है, क्यों करना है? अरे इसका मतलब होता है इनटू इक्वल टू का जो बटन है वो 30 टाइम प्रेस करना है। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 सही में 11 का होना। चलो हो गया, बाकी का ध्यान दो। हाँ 1.99 अप्रोक्सीमेट 2, ये ट्रिक है सिंपल वाली। ठीक है, तो आंसर नियर अबाउट सेम आ जाता है। चलो अब हमको देखते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कॉपी क्लोज कर दो। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यहाँ पे हमको 3 लॉज पढ़ने हैं, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। जो फर्स्ट सबसे पहले हमको जो लॉ पढ़ना है इसको बोलते हैं 0th लॉ। ये लॉ बहुत ही सिंपल है। ये लॉ बताता है थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। इसके बारे में थर्मल इक्विलिब्रियम। इनका कहना ऐसा है इफ A एंड B ये दोनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। कौन? इसका मतलब होता है A इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद B। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों का जो टेम्परेचर रहेगा वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा, जिसके वजह से हीट का ट्रांसफर जो होगा लेकिन हमको दिखाई नहीं देगा। तो A इज थर्मल इक्विलिब्रियम विद B, B इज थर्मल इक्विलिब्रियम विद C, देयरफॉर A इज थर्मल इक्विलिब्रियम विद C। ये बताने का काम करता है 0th लॉ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, सेकंड जो बात आती है वो आती है फर्स्ट लॉ में। फर्स्ट लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा। क्या है? कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये सेम है, मास के जगह एनर्जी लिख रहा है। इसका स्टेटमेंट क्या रहेगा? एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये इसका स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है इक्वेशन डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। इस इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ का जो इक्वेशन है वो है डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। अब इस लॉ को हम डिफरेंट कंडीशन में यूज करके देखते हैं। केस 1 हम इसको यूज करके देखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो इफ हम फर्स्ट लॉ को एडियाबैटिक प्रोसेस में देखते हैं तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? Q इक्वल्स टू 0। तो Q का वैल्यू कितना है? 0। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा U इक्वल्स टू Q, सॉरी डेल्टा इक्वल्स टू W। कौन सी कंडीशन में? एडियाबैटिक। सेकंड कंडीशन, इफ मैं इसको यूज करता हूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
वहां पे यूज करना है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। और इफ हम यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम में देखेंगे, इफ हम यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम में देखेंगे तो डेल्टा V का जो वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा, 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा U इक्वल्स टू Q माइनस P इंटू डेल्टा V, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या है, माइनस P इंटू डेल्टा V। डेल्टा V का वैल्यू 0 है, तो दिस होल टर्म विल बी 0, तो डेल्टा U इक्वल्स टू Q, तो ये बन जाएगा डेल्टा U इक्वल्स टू Q एट, यहाँ पे लिखा था QV और QP, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q। सही है। तो ऐसे अलग अलग कंडीशन में हम ये देख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, ये 0th लॉ और ये फर्स्ट लॉ, ठीक है, राइट।